हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन और आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th के हिंदी में की पॉइंट्स यानी कि इस बुक में से यूपीएससी आईएएस मेन में क्या आता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वह बताएंगे। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, अभी तक हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 6 से लेकर के 9th तक के आपको एमसीक्यूज कंप्लीट करवा चुके हैं। वो सारे आपके यूपीएससी आईएएस प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि मेन एग्ज़ाम आपका जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। तो दोस्तों, जो क्लास 10th है ये आपकी मेन एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, इसीलिए इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आज आप लोगों को बता रहे हैं, परंतु इसकी वीडियोस आप लोगों को प्री का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिलेंगी। ओके दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को आज ही बता देते हैं दोस्तों, कल से हम एम लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि यूपीएससी प्री में 70 से लेकर के 80% प्रश्न एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब में से ही आते हैं। इस बात को आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं या किसी भी ऑथेंटिक टीचर से पूछ सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद, और हम काफ़ी वर्षों से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं, उसी आधार पर कल से आप लोगों की एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, हिंदी माध्यम के छात्रों को जोड़ने की कोशिश करें, उन लोगों तक कॉन्सेप्ट पहुंच सके, कंटेंट पहुंच सके, जिससे वो अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, 10th क्लास का जो खंड प्रथम है, ये 10th क्लास 3 खंडों में विभाजित है। खंड प्रथम, इसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद है। अब देखिए, इस बुक में से हम दो चीज़ जानेंगे, पहला एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरा आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि एक तो विश्व का इतिहास और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास। इस किताब का नाम आप लोग देख ही पा रहे होंगे, भारत और समकालीन विश्व द्वितीय है। तो दोस्तों, जबकि भारत और समकालीन विश्व का पार्ट प्रथम आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 में पढ़ाया जा चुका है। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इस बुक का सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों के अंदर, यानी कि हम लोग भारतवासी हैं, भारतवासी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश प्रेम की भावना जो जागी, उसका प्रारंभ यूरोप से ही हुआ था। है ना दोस्तों, आश्चर्यजनक बात। यानी कि हम भारत में रहने वाले हैं, हमारे मन में भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागी, तो उदय यूरोप से कैसे हो सकता है दोस्तों? उदय यूरोप से ही हुआ था, क्योंकि वहीं के लोगों ने सबसे पहले अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया अपने देश के प्रति। वहीं से ये भावना हमारे देश में आई, हमारे एशिया महाद्वीप में आई। पहले, उससे पहले पूरे यूरोप महाद्वीप में ये भावना फैली थी। देखिए, राष्ट्रवाद अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी के साथ पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गया था। इस अध्याय को पढ़ाने से हम राष्ट्रवाद को गहराई से समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप लोग राष्ट्रवाद को अच्छी और गहराई से समझ पाएंगे कि इसका उदय कैसे हुआ, कैसे वो यूरोप में फैला, कैसे राष्ट्रवाद एशिया में फैला, भारत में कैसे आया। और देखिए, जब भारत में राष्ट्रवाद की बात की जाती है तो भारत में महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद की बात की, देशभक्ति की बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रवाद की बात की, जिनकी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का लगाया गया है स्टैच्यू। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने भी राष्ट्रवाद की बात की थी। इस प्रकार पूरे आधुनिक भारत का इतिहास राष्ट्रवाद से भरा पड़ा है। आप लोगों ने पढ़ा भी है और आगे आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा। इसलिए राष्ट्रवाद के टॉपिक को काफ़ी डीपली पढ़ना है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें यूरोप में किस तरीके से चीज़ों को जोड़ा गया, कैसे लोगों के मन में यह बात लाई गई कि हम एक दिन जरूर आज़ाद हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों, भारतीय जनता के मन में और उनके मस्तिष्क में भी ये बात बिठाई गई कि हम भारतीय एक न एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन से एक न एक दिन जरूर आज़ाद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रवाद था क्या, वास्तविकता में राष्ट्रवाद था क्या, यानी कि देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति आदर भाव का, सत्कार का भाव रखना। राष्ट्रवाद किसे बोला जाता है, शिक्षित लोगों ने किस प्रकार राष्ट्रवाद को जगाया,
हमारे भारत में भी शिक्षित लोग थे जिन्होंने राष्ट्रवाद का उदय किया था, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की तालीम लेने के बाद ही भारत को राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित कर रहे थे। जैसे आपके महात्मा गांधी हुए, जैसे आपके मोतीलाल नेहरू जी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, सब लोग भारतीय से बाहर जा करके शिक्षा लेकर के आए थे, अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आए थे, परंतु वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो वही भावना ही अपने देश में भी लेकर के आया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी भारतीय राष्ट्रवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद को जोड़ते हुए प्रश्न पूछते हैं कि कैसे इन दोनों में क्या अंतर है और इनमें क्या समानता है। देखिए मेन में क्या प्रश्न पूछा जाता है, दोबारा सुन लीजिए। मेन में प्रश्न ऐसे बनता है कि भारतीय राष्ट्रवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या समानता है, या ये हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद और यूरोपीय राष्ट्रवाद को जोड़ते हुए देखिए कि इनके अंदर क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, क्या विषमताएं हैं दोनों में। ओके दोस्तों, इसके बाद हम इस टॉपिक के अंतर्गत इटली और जर्मनी के एकीकरण का टॉपिक पढ़ते हैं कि किस तरीके से इटली जो विभिन्न भागों में विभाजित था, जर्मनी विभिन्न भागों में विभाजित था, उसका एकीकरण हुआ, ये देखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इंडिया से जोड़ करके देखें तो भारत का एकीकरण भी कुछ इसी प्रकार हुआ था। विभिन्न राजाओं और रियासतों का एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों द्वारा भारत का एकीकरण किया गया था। यहाँ हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। ओके दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से और डीपली पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका भारत का राष्ट्रवाद। देखिए इसमें भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद के फैलाव के लिए भारत में क्या क्या किया गया, भारत में राष्ट्रवाद के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है राष्ट्रवाद के पीछे। यहाँ देखिए रॉलेट एक्ट आया जो 1919 में आया, उसके विषय में बताया गया कि रॉलेट एक्ट क्या था, कब पास हुआ। और देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के विषय में बताया गया है कि 10 अप्रैल को इस एक्ट के कारण अमृतसर में जुलूस पर गोलियां चलाई गई थी। और देखिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया गया था अमृतसर में, और इसी वजह से मार्शल लॉ लागू किया गया। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स यहाँ से हमेशा प्रश्न यूपीएससी में आते रहे हैं, ये बात सुन लीजिए अच्छे से। इस जगह से जो भारत में राष्ट्रवाद जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री, यहाँ से आपके प्रश्न यूपीएससी मेंस में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ओके दोस्तों, और देखिए इसके बाद इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन जो जनवरी 1921 से प्रारंभ हुआ था। और खिलाफत आंदोलन देखिए ये तुर्की से स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ, मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का विश्वास दिलाया गया इस आंदोलन के अंतर्गत। ओके दोस्तों, और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ मार्च 1931 से 1932 तक। फिर महात्मा गांधी जी ने नमक यात्राएं की, चौरी चौरा कांड हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सारी चीज़ें आपके अंतर्गत भारत के राष्ट्रवाद में आप लोगों को पढ़नी होंगी। अब देखिए खंड द्वितीय में आपका तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व यानी कि ग्लोबलाइजेशन होना। अब देखिए इस बार पहले ढंग से सुन लीजिए, इस बार जो यूपीएससी 2020 का जो मेंस का पेपर हुआ था तो प्रश्न यहीं से पूछा गया था। कहाँ से पूछा गया था, ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके दोस्तों, अब ये देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि भारत का कल्चर भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे बदल रहा है। क्या पूछा गया था कि भारत का जो कल्चर है भूमंडलीकरण की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे बदल रहा है, ये पूछा गया था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब देखिए इसे पढ़ना क्या आप लोगों को, इसमें ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा पढ़नी है, भोजन के विषय पढ़ना है, बीमारी पढ़नी है, व्यापार, तकनीकी की भूमिका, ये किस तरीके से तकनीकी की वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन ऑर्डर हो रहा है, उपनिवेशवाद पढ़ना है, किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड में बदले हैं हम लोग किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड में बदले हैं, ग्लोबल वर्ल्ड से क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सारे बिंदु हम आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका चौथा टॉपिक जो आता है औद्योगिकरण का युग। इसमें देखिए दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के बीच के समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ जाती है जिसमें एशियाई देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों भारत से ही सारे माल का उत्पादन किया जाता था, जैसे नील का उत्पादन किया जाना।
अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता था भारत से और भारत के लोगों पर दबाव बनाया जाता था। देखिए, इंग्लैंड के इसी औद्योगिक क्रांति की वजह से भारत के उत्पादनों को लूटा गया था और ज़बरदस्ती भारत में इनका उत्पादन करवाया गया था। ये सारी चीज़ें आप चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका तीसरा और अंतिम खंड आपका है 5वां, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग के विषय में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण, आज के टाइम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से मेन का प्रश्न इस बार आने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसमें क्या पढ़ते हैं, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआती किताबें कैसे छपी, जापान में मुद्रण जो था प्रिंटिंग कैसे प्रारंभ हुई। जापान में दोस्तों 768 से लेकर के 770 ईस्वी तक चीनी बौद्ध भिक्षु गए थे, उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। यूरोप में मुद्रण का आना, और देखिए गुटेंसबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। अब देखिए गुटेंसबर्ग कौन थे, गुटेंसबर्ग जो थे उन्होंने 1448 में एक प्रिंटिंग प्रेस छापी थी और सबसे पहले जिन्होंने छपाई की थी जिस चीज़ की, वो बाइबल थी। उसकी 180 प्रतियां बनाने में उन्हें 3 साल का समय लगा था। और देखिए मुद्रण क्रांति, सबसे महत्वपूर्ण की मुद्रण क्रांति कब चालू हुई और उसका क्या असर पड़ा। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। फिर भारत में मुद्रण कैसे प्रारंभ हुआ, मुद्रण युग की सबसे पहली पांडुलिपि कौन है। फिर देखिए प्रिंट पर प्रतिबंध लगाया गया, हमारे भारत में भी प्रिंट पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1820 की बात है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून पास किए गए थे। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसके अंतर्गत डीपली पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़िएगा। एक दिन की बजाय 2 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं है, परंतु ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं 2020-2021 तक। तो इन चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब तो आवश्यक रूप से कर दीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, कल से आपको एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के MCQs मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।